कोई अगर हमारे पास कॉइल है, इसे डीसी और एसी में कनेक्ट करें, क्या डिफरेंस होगा? बेसिक्स पढ़ रहे हैं, समझे जाएं, क्योंकि यही कंसेप्ट आगे हम यूज करने वाले हैं। यहां कांस्टेंट करंट फ्लो होगा, एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो। रीजन द करंट इज कांस्टेंट, फील्ड इज कांस्टेंट, देयर इज नो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। यहां पर वेरिंग करंट फ्लो होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, विल अपोज द फ्लो ऑफ करंट, तो नेट करंट यहां पर कम फ्लो होगा। सेम वोल्टेज दे दें, सेम कॉइल यूज करें, तो यहां करंट ज्यादा होगा और यहां पर करंट कम होगा। हमने एक क्वेश्चन भी किया था हीटर कॉइल का। यहां इसमें इंडक्शन होगी, सो वी कॉल इट इंडक्टर। कॉइल की जगह क्या बोलेंगे? इंडक्टर, अ बेटर वर्ड। और अगर ये करंट को इंड्यूस्ड ईएमएफ करंट को अपोज कर रहा है, इसका मतलब इट्स ऑफरिंग सम रेजिस्टेंस। ठीक है, नॉर्मल रेजिस्टेंस ड्यू टू कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो तो है ही है। उसके अलावा देयर इज सम ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट बिकॉज ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। दैट रेजिस्टेंस इज कॉल्ड रिएक्टेंस और XL से रिप्रेजेंट करते हैं। आया समझ में? एक रेजिस्टेंस है बिकॉज ऑफ कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो तो है ही है, लेकिन एक और इंट्रोड्यूस हो गई बिकॉज ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ दैट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। तो उसकी वजह से कितनी रेजिस्टेंस है उसे अलग टर्म दी गई है, वी कॉल इट रिएक्टेंस। दैट्स हाउ द इंडक्टर रिएक्ट्स टू एसी। एक्सएल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं। ठीक है, आज हमें इसका फॉर्मूला चाहिए। ओके, आ जाए कैपेसिटर पर। वी कनेक्ट कैपेसिटर इन डीसी and we connect the capacitor in AC. Identical capacitor connected across same voltage, 100 volt 100 volt same. क्या डिफरेंस होगा? इसमें कोई करंट नहीं होगा। डीसी सर्किट में कैपेसिटर डजंट अलाउ द करंट टू फ्लो। ध्यान से समझो, जैसे ही ऑन करोगे द कैपेसिटर गेट्स चार्ज्ड and it takes fraction of a second for the capacitor to get charged. बस उतनी देर चार्ज फ्लो होगा। So at that instant when the circuit is switched on, there will be current. After that, once it gets fully charged, there will be no current. वैसे भी समझ सकते हैं, इसके बीच में एयर गैप है, ओपन सर्किट हो गया है तो करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, इस कंसेप्ट को ध्यान रखना, आगे यूज करेंगे एक चैप्टर में, राइट। तो कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी, इट डजंट अलाउ द करंट टू फ्लो थ्रू द सर्किट। बट यहां ऐसा नहीं होगा, बिग डिफरेंस। द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर दे गेट चार्ज्ड, द डायरेक्शन चेंजेस, ये डिस्चार्ज हो जाएगा और फिर अपोजिटली चार्ज हो जाएगा। करंट फ्लो हो रहा है ना बार बार, ध्यान दो, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव। यहां क्या होगा? ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो इस प्लेट पर पॉजिटिव होगा, इस पर नेगेटिव। द मोमेंट द पोलैरिटी चेंजेस ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, तो इस पर पॉजिटिव और इस पर नेगेटिव, फिर पोलैरिटी चेंज हो गई, यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव, तो चार्ज भी यहां पॉजिटिव और यहां नेगेटिव। इसका मतलब द चार्ज विल कीप फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, तो करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा। चार्जिंग डिस्चार्जिंग में कुछ टाइम लगता है, बड़ा थोड़ा सा, तो देयर विल बी सम अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, विल बी कॉल्ड रिएक्टेंस, रिप्रेजेंटेड बाय एक्सी। कितनी होगी ये रिएक्टेंस, ये पता लगाएंगे। ठीक है, इंडक्शन की वजह से अपोजिशन होगी, तो रिएक्टेंस कितनी है वो फाइंड करेंगे और ये चेक करेंगे कि यहां वो रिएक्टेंस जीरो होती है। ठीक है, वो भी पता लगा लेंगे कि यहां रिएक्टेंस कितनी होगी, जीरो। यहां रिएक्टेंस कितनी है ये फाइंड करेंगे,
और इससे ये पता लगाएंगे यहां रिएक्टेंस इनफाइनाइट होती है, ठीक है। एंड लास्ट वी हैव अ रेजिस्टर कनेक्टेड अक्रॉस डीसी एंड एसी। ये डिवाइस बहुत अच्छी है, जितना रेजिस्टेंस यहां होगा उतना ही यहां होगा, whatever may be the direction of current. If same voltage has been applied and the same resistor is there, same amount of current will flow through both the circuits. यानी इसकी रेजिस्टेंस दोनों सर्किट में सेम होगी। ये भी हम थोड़ा सा छोटा सा आइडिया लगाएंगे जिससे प्रूव हो जाएगा, ठीक है जी। तो आज का टारगेट हमारा इंडक्टर की रिएक्टेंस फाइंड करनी है, कैपेसिटर की रिएक्टेंस फाइंड करनी है, इसकी रेजिस्टेंस यहां भी सेम होगी, थोड़ा सा ये भी आइडिया लगाना। और जब ये करेंगे तो कुछ चीजें और भी पता लगेंगी जो हमें नोट करनी है, ठीक है जी। तो शुरू करते हैं विद एसी थ्रू एन इंडक्टर ओनली सर्किट। नोट करो, हेडिंग दी जाए एसी थ्रू इंडक्टर ओनली सर्किट। इंडक्टर ओनली मतलब सिर्फ इंडक्टर लगा हुआ है, इसमें रेजिस्टेंस या कुछ और चीजें इंक्लूड नहीं कर रहे हम, इंडक्टर के इफेक्ट्स। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकता है ये भी लिख लेते हैं। एन इंडक्टर ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L is connected across an AC circuit in which the time varying current is represented by I equal to I naught sin omega t. Obtain expression for the EMF across the inductor and deduce the value of reactance of the inductor. Deduce the value of reactance of the inductor. क्वेश्चन में कुछ और चीजें भी पूछी जा सकती हैं, वो सब हम डेराइव करते हैं, जैसे फेज डिफरेंस कितना होगा, कौन लीड करेगा, कौन लैग करेगा। तो बड़ा सा क्वेश्चन एग्जाम में हो सकता है। दो तरह से क्वेश्चन आता है, एक I equal to I naught sin omega t is given and using this you need to derive the results. दूसरा, उसमें E equal to E naught sin omega t is given and using that you have to derive the results. डेरिवेशन के स्टेप्स दोनों में डिफरेंट है, स्लाइटली इजियर, इसलिए पहले ही ये कर रहे हैं, ठीक है। सो वी हैव एन इंडक्टर। इंडक्टर मीन्स अल्वा। इंडक्टर क्या होता है? इंडक्टर मीन्स एनी कॉइल, एनी कॉइल। तो वी हैव एन इंडक्टर सेल्फ इंडक्टेंस L, वी कॉल इट इंडक्टर क्योंकि इसमें इंडक्शन होती है, कनेक्टेड अक्रॉस AC सर्किट। करंट इज गिवन टू अस I naught sin omega t। इससे हम EMF का फॉर्मूला डेराइव करेंगे, इससे हम रिएक्टेंस फाइंड करेंगे और कुछ चीजें और। द फर्स्ट स्टेप, इनिशियल 1 और 2 स्टेप्स बेसिक्स हैं, कंसेप्ट्स है, ध्यान दें। हमने कुछ EMF अप्लाई किया E, कुछ इसमें इंड्यूस हो गया अपोजिट डायरेक्शन में। सपोज 100 वोल्ट अप्लाई किया, 40 वोल्ट इंड्यूस हो गया, कितना रह गया? 60। सिंपल इंडक्शन होगी ना, EMF इंड्यूस होगा, दैट विल अपोज द अप्लाइड EMF। तो हमने 100 वोल्ट अप्लाई किया और 40 इंड्यूस हो गया, 60 इंड्यूस हो गया, तो 40 इंड्यूस हो गया, तो कितना रह गया? 60 वोल्ट। इफ देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, इफ देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, तो जितना अप्लाई करेंगे एग्जैक्ट उतना ही इंड्यूस होगा। हाइपोथेटिकल है, इमेजिनरी है, बट हम ये आइडियल कंडीशन मान सकते हैं कि जितना EMF अप्लाई किया है एग्जैक्ट उतना इंड्यूस हो रहा है। तो नेट कितना हो जाएगा? नेट कितना हो जाएगा? 0, ठीक है। और अगर याद हो तो इंडक्टर में, कॉइल में कितना EMF इंड्यूस होता है? L di by dt, ठीक है, एंड दैट्स इक्वल टू 0। इसे एक और तरह से भी प्रेजेंट कर सकते हैं, फिर से ध्यान दें।
फिर से ध्यान दें, ये जो साथ साथ लिखते हैं ना, जरा चौकन्ने रहना, हम बीच बीच में स्टेप्स चेंज कर सकते हैं. बेटर वे नाउ, अप्लाइड ईएमएफ इज ई, कुछ ईएमएफ इंड्यूस होगा, सपोज ई अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट कितना हो जाएगा, 0 कह सकते हो. ठीक है, अपोजिट कितना होगा, माइनस एल डी आई बाई डी टी. जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ वो कितना होगा, माइनस एल डी आई बाई डी टी. तो ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक है जी. उसमें पहले हमने बता दिया कि ईएमएफ अपोजिट डायरेक्शन में होगा, और यहां हम यहां साइन यूज कर रहे हैं कि भाई अपोजिट डायरेक्शन में. तो ई किसके इक्वल आ गया, एल डी आई बाई डी टी. ठीक है, आई की वैल्यू क्या थी, डी बाई डी टी ऑफ आई नॉट साइन ओमेगा टी. डिफ्रेंशिएट किया जाए, ई विल बी इक्वल टू एल आई नॉट साइन ओमेगा टी का डिफरेंशियल, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशियल ओमेगा कॉस ओमेगा टी. ठीक है, इक्वल टू आई नॉट ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी. रीअरेंज कर ली टर्म्स, कैन बी रिटन एज आई नॉट ओमेगा एल cos omega t can be written as sin omega t plus pi by 2. I की इक्वेशन साइन की टर्म्स में, इट्स अ साइन फंक्शन. अगर हमें इन दोनों में कंपैरिजन करना हो तो क्या करना पड़ेगा, इसको भी साइन में कन्वर्ट करना. तो cos omega t can be written as sin omega t plus pi. यहां तक समझ आ गए स्टेप्स, वेरी क्लियर. what we have done is, that's the current given in the question that flows through this. Time varying current, it varies with time. Applied EMF at any instant E. Induced EMF small e. जितना अप्लाई किया अगर उतना इंड्यूस हो गया तो नेट कितना हो जाएगा, 0. इंड्यूस ईएमएफ कितना होता है, माइनस एल डी आई बाई डी टी. माइनस मीन्स अपोजिट डायरेक्शन. इसको इधर ले तो क्या आ गया, एल डी आई बाई डी टी. आई की वैल्यू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और डिफरेंशिएट किया तो साइन ओमेगा टी का डिफरेंशियल ओमेगा कॉस ओमेगा टी. टर्म्स रीअरेंज कर ली, इसे ऐसे लिख सकते. ठीक है, ये ईएमएफ मैक्सिमम कब होगा और कितना होगा, जब भी साइन फंक्शंस हो या कॉस फंक्शंस होते हैं, जब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो ईएमएफ मैक्सिमम होगा. ठीक है, वेरी सिंपल. तो व्हेन साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 will be 1, the EMF will be maximum. और मैक्सिमम EMF को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, E नॉट से. और कितना आ जाएगा, I नॉट ओमेगा. ठीक है, ये अगर 1 हो गया तो इतना ही बच गया, एंड दैट विल बी द मैक्सिमम EMF इन द सर्किट. ठीक है, तो I नॉट ओमेगा एल की जगह अगर E नॉट लिख दें तो E की इक्वेशन आ गई, E नॉट साइन omega t plus pi by 2. That's very important result that we have obtained. यहां तक क्लियर है. Can you trace out the difference between, phase difference between current and EMF? Current and EMF phase difference इक्वेशन से दिखाई दे रहा है. कंपैरिजन करना है, इसीलिए साइन में कन्वर्ट किया था. कितना फेज डिफरेंस होगा, पाई बाय 2. तो फेज डिफरेंस between E and I is pi by 2. Between E and I is pi by 2. ठीक है, किसका एंगल ज्यादा है, E का या I का, E का एंगल ज्यादा है. तो विल से E लीड्स I. E लीड्स, जिसका एंगल ज्यादा है वो लीड करता है, और जिसका एंगल कम है वो लैग करता है. I lags E by pi by 2. समझो ध्यान से, ये लीड्स और लैग्स, 2 persons मूविंग इन अ सर्कल. ए जब यहां पहुंच गया बाय कवरिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, तो बी ने चलना शुरू किया. ठीक है,
A has covered an angle of 90, so B starts his motion. अब दोनों सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं विद द सेम एंगुलर वेलोसिटी। ए का एंगल बी से हमेशा ज्यादा रहेगा, कितना, पाई बाय 2, ठीक है, 90 डिग्री। और आगे भी कौन रहेगा, ए आगे रहेगा, तो ए लीड्स एंड बी लैग्स। तो जिसका एंगल ज्यादा है वो लीड कर रहा है और जिसका एंगल कम है वो लैग कर रहा है। तो यहां हम देख रहे हैं इसका एंगल कितना था, ओमेगा टी, इसका कितना है, ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। तो ई लीड्स आई और आई लैग्स ई बाय पाई बाय 2। आगे समझ में? इसे हम एक डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Pay attention, the diagram is called phasor diagram. नाइन्टी डिग्री का एंगल रिप्रेजेंट करना है दोनों में। पहले करंट का एंगल कितना है, ओमेगा टी, इसमें पाई बाय 2 ऐड कर, ये किसके लिए हो गया, ईएमएफ के लिए। आगे समझ में? करंट का एंगल ओमेगा टी, तो ईएमएफ का कितना हो गया, ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, ठीक है। सो दैट्स द फेजर डायग्राम which represents the phase difference and shows that EMF leads the current, E leads I. क्लियर है? इसको थोड़ा बड़ा बनाया हमने, नोटिस करें, इसको थोड़ा छोटा रखा है, वो हमें यहां से पता लग रहा है, इसका मैग्नीट्यूड इससे ज्यादा होगा, ठीक है जी। लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, इंडक्टिव रिएक्टेंस तो पता ही नहीं लगे अभी तक, कितनी होगी देख के बताओ भाई, कहीं से पता लग रहा है, हाउ मच इज द इंडक्टिव रिएक्टेंस, resistance offered by, it's not the resistance, it's actually the opposition offered by the inductor to the flow of alternating current. कितना होगा यहां से, E इक्वल टू आई आर, तो ये आर हो गया, आर मतलब रेजिस्टेंस या रिएक्टेंस, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एम, और ओमेगा को 2 पाई एफ भी लिख सकते हैं, ध्यान रखना, एफ इज फ्रीक्वेंसी, यूनिट क्या होगी, ओम, इट्स इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑपोजिशन, ठीक है, तो यूनिट क्या होगी इसकी, ओम। एंड इन डीसी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 0, डीसी में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, सो फ्रीक्वेंसी 0, और अगर फ्रीक्वेंसी 0 है तो एक्सएल कितना होगा, 0। बहुत सारी चीजें फाइंड की है, क्वेश्चन में सारी पूछी जा सकती हैं, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो सकता है। हमने क्वेश्चन में फेज डिफरेंस के बारे में कुछ खास नहीं लिखा है, तो फेज डिफरेंस पूछा जा सकता है। नाउ दैट्स अ 1 मार्क क्वेश्चन, व्हाट्स द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन इंडक्टर ओनली एसी सर्किट, ठीक है, तो कितना होगा, पाई बाय 2। ये भी पूछ सकते हैं कौन लीड करता है, सिर्फ ये भी क्वेश्चन हो सकता है, करंट और वोल्टेज, तो वोल्टेज लीड्स द करंट। फेजर डायग्राम ड्रॉ करना आ सकता है, ठीक है, एज ए 1 मार्क क्वेश्चन। और रिएक्टेंस की यूनिट क्या होती है ये पूछ सकते हैं, रिएक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है ये भी पूछ सकते हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट नोट किया है, ध्यान दिया जाए। करंट की इक्वेशन दे रखी थी एल ओनली, अच्छा इसे एल ओनली सर्किट भी बोलते हैं, लोनली मत समझ लेना, एल ओनली, ठीक है, हाँ पास पास लिखो तो लोनली लगेगा, है ना, तो इट्स ऑल्सो कॉल्ड एल ओनली सर्किट। हमने क्या किया है, हमें करंट की इक्वेशन दे रखी थी आई नॉट साइन ओमेगा टी, और ईएमएफ की इक्वेशन डेराइव की ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। ईएमएफ का एंगल ज्यादा होता है, करंट का कम होता है, और कितना, पाई बाय 2, राइट। मान लो ईएमएफ की इक्वेशन दे रखी हो अल्वा वर्णित, करंट की इक्वेशन क्या आएगी, कोई बता सकता है, जस्ट थिंक, वेरी इजी। करंट की ये थी तो ईएमएफ की आ गई, अगर करंट ईएमएफ की हो तो करंट की क्या आएगी, आई नॉट साइन ओमेगा टी, सबको समझ आ गया, वाह भाई वाह, खुश कर दिया आपने। एलपी से ये डेरिवेशन करना है, ठीक है, एलपी में वो नहीं दिया हुआ है जो हमने कराया है, ये दे रखा है, तो वहां से ये करें, समझ आएंगे स्टेप्स, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सेम कंसेप्ट है, थोड़ा इधर उधर स्टेप्स होंगे बट सिमिलर, ठीक है, राइट। आगे बढ़ते हैं, नोट करो, एसी थ्रू कैपेसिटर ओनली सर्किट,
C only circuit. So we have a capacitor connected across AC, capacitance C, current given I equal to I naught sin omega t. EMF की इक्वेशन डेराइव करनी है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितनी है ये फाइंड करनी है, फेज डिफरेंस कितना होगा सेम वही पता लगाना है, कौन लीड करेगा कौन लैग करेगा, फेज डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, सारा कुछ वही का वही यहां भी कर, तो ध्यान दिया जाए। पढ़ा था हमने E इक्वल टू क्यू बाय सी, हमने पढ़ा था V इक्वल टू क्यू बाय सी, आप इसको V भी लिख सकते हो। अगली क्लास से हम टर्म्स थोड़ा चेंज करेंगे, फिर दोनों की आदत पड़ जाएगी, E की भी और V की भी। ठीक है, तो E इक्वल टू क्यू बाय सी, क्यू की वैल्यू फाइंड करेंगे और प्लेस करेंगे। तो ध्यान दें, I इक्वल टू डी क्यू बाय डी टी, डी क्यू इक्वल टू आई डी टी। ठीक है, आई हमें दिया हुआ है, प्लेस कर लेते हैं, आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी, तो क्यू इक्वल टू आई नॉट इंटू इंटीग्रल ऑफ साइन ओमेगा टी डी टी। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इसका इंटीग्रल क्या होता है, क्या बता रहे हो, माइनस कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा। ये वैल्यू फर्स्ट में प्लेस कर, फ्रॉम 1 and 2 क्या आ जाएगा, प्लेस करते हैं यहाँ, E इक्वल टू माइनस क्यू की जगह आई नॉट कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा सी। ठीक है, क्लियर है ये, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो फिर, आई नॉट बाय ओमेगा सी साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। चेक करो, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस 90 इज माइनस कॉस थीटा, तो माइनस था ना, इसलिए यहां क्या आ गया, माइनस आ गया। और जब साइन की वैल्यू मैक्सिमम होगी कितनी, 1, तो ईएमएफ मैक्सिमम होगा कितना, आई नॉट बाय, तो आई नॉट बाय ओमेगा सी की जगह अगर ई नॉट लिख दें, द फॉर्मूला बिकम्स ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई। अब इजी लग रहे हैं स्टेप्स, है ना, फार बेटर, इसके आगे ज्यादा इजी लगेगा। यहां तक क्लियर है, एक बार स्टेप्स जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। वी आर गिवन आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, वी नीड टू डेराइव द रिजल्ट फॉर ईएमएफ, तो ई इक्वल टू क्यू बाय सी, क्यू की वैल्यू ढूंढकर प्लेस करनी है, आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू इक्वल टू आई डी टी, आई की जगह क्या लिख दिया, आई नॉट साइन ओमेगा टी, क्यू फाइंड करने के लिए इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रल ऑफ साइन ओमेगा टी इज माइनस कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा, क्यू की वैल्यू यहां प्लेस की, वी गेट दिस रिजल्ट, इसे लिख सकते हैं आई नॉट बाय ओमेगा सी, और माइनस कॉस ओमेगा टी कैन बी रिटन एज साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। ये ईएमएफ मैक्सिमम तब होगा जब साइन की वैल्यू 1 होगी, तो ये कितना आ जाएगा मैक्सिमम, आई नॉट बाय ओमेगा सी। ठीक है, और आई नॉट बाय ओमेगा सी की जगह ईएमएफ लिख दें ई नॉट, तो वी गेट द इक्वेशन ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। फेज डिफरेंस कितना आया बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, अगेन पाई बाय टू, किसका एंगल ज्यादा है किसका कम है चेक करो, ईएमएफ का कम है, पहले ईएमएफ का ज्यादा था, इसमें कम है, तो वोल्टेज लीड्स, वोल्टेज लैग्स द करंट, करंट लीड्स द वोल्टेज, आई लीड्स ई और ई लैग्स आई बाय पाई बाय, समझ आ गया। ठीक है, एंड इफ यू ड्रॉ द फेजर डायग्राम, पे अटेंशन, पहले आई के लिए, आई का एंगल कितना है ओमेगा टी, ई का एंगल माइनस पाई बाय टू,
ओमेगा टी माइनस पाई, ये कितना हो गया 90। सो दैट्स फॉर करंट, दैट्स फॉर ईएम। ठीक है, चेक करना कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितनी होगी, लेट देम फाइंड आउट। पिछली बार भी हमने कहां से निकाला था, E इक्वल टू ई नॉट, E इक्वल टू आई नॉट ओमेगा एल, ये फॉर्मूला लिखा था। तो जो पीक वैल्यू का फॉर्मूला लिखते हैं वहां से हमें रिएक्टेंस पता लगता है। यहां भी सेम, पीक वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू के लिए तो 1/ओमेगा सी। ठीक है, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC किसके इक्वल होगा, 1/ओमेगा सी। ओमेगा कैन बी रिटन एज 2πfc यूनिट, क्योंकि रेजिस्टेंस को ही रिप्रेजेंट करता है तो यूनिट इज ओम। और डीसी में फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, और यहां 0 प्लेस करो। कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी, डज नॉट अलाउ द करंट टू फ्लो थ्रू। आगे समझ में, नोट करो। तो हाँ, एसी थ्रू आर ओनली सर्किट, द लास्ट वन आज की क्लास का। रजिस्टर है, एसी कनेक्ट किया है, करंट गिवन बाय आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। फॉर्मूला होता है ई इक्वल टू आई आर। आई किसके इक्वल है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो लिख सकते हैं ई इक्वल टू आई नॉट आर साइन ओमेगा टी। ई की इक्वेशन साइन की टर्म्स में ही है, तो कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम ईएमएफ ई नॉट किसके इक्वल होगा, आई नॉट आर के। ठीक है ना, जब ये 1 हो जाएगा तो मैक्सिमम ईएमएफ लिख सकते हैं ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। फेज डिफरेंस कितना होगा, 0। आई नॉट साइन ओमेगा टी, ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो फेज डिफरेंस कितना आ गया, 0। और अगर फेज डिफरेंस 0 आ गया तो ना तो कोई लीड कर रहा है ना लैग कर रहा है। ई एंड आई आर इन सेम फेज। ठीक है, फेजर डायग्राम, दोनों का एंगल ओमेगा टी, ये ई नॉट और ये आई नॉट। ठीक है, रेजिस्टेंस कितनी होगी, यहां रेजिस्टेंस ही कहेंगे इसको, किसके इक्वल होगी, आर के ही इक्वल होगी, नो डिफरेंस। रेजिस्टर हैज सेम रेजिस्टेंस इन डीसी एज वेल एज एसी। क्लियर हो गया, बस इसमें और कुछ नहीं चाहिए। फेज डिफरेंस 0 होता है, फेज डायग्राम पता होना चाहिए, एक ये फॉर्मूला याद रखना, नथिंग एल्स। नोट करो। वेल, हमने 3 सर्किट्स के बारे में पढ़ा, इंडक्टर ओनली, कैपेसिटर ओनली एंड रेजिस्टर ओनली। कौन कौन से, आर ओनली, एल ओनली एंड सी ओनली। फेज डिफरेंस कोई बताएगा, आर ओनली का 0, एल ओनली π/2, सी ओनली π/1। ठीक है, कौन लीड करेगा ई और आई में, दे आर इन फेज, इसमें ई लीड्स। जब भी इंडक्टर लगाओ, कोई भी सर्किट हो, आगे जो हम पढ़ेंगे कल और उससे उसके बाद कोई भी सर्किट हो, अगर इंडक्टर लगाए वोल्टेज लीड्स करें, ध्यान रखना है। ठीक है, और अगर कैपेसिटर लगाए तो आई लीड्स। इसकी रेजिस्टेंस आर, रिएक्टेंस ओमेगा एल, रिएक्टेंस, ये याद करने हैं सारे, देखो इनको। नेक्स्ट क्लास में हमें क्या पढ़ना है, अगर हम इंडक्टर और रेजिस्टर कनेक्ट कर दें, कॉम्बिनेशन, कैपेसिटर और रेजिस्टर कनेक्ट करें, या
तीनों लगा दें। ये रजिस्टर this is called LR or RL circuit, it's called CR or RC circuit and it's called LCR circuit। अब यही सारे फॉर्मूले इनके लिए डेराइव करने हैं। फेज डिफरेंस कितना होगा, इनकी रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, इंपीडेंस जो भी होता है वो क्या क्या होगा, ये पढ़ना है हमने नेक्स्ट क्लास में और इन रिजल्ट्स को उनमें यूज करेंगे। तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेना।